Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone and welcome to the class. So today we are here to solve the speed test questions. जो speed test 28 है उनके questions को आज हम solve करने वाले हैं। तो हमारे साथ आप सभी को solve करना है इन सभी questions को। तो one by one आपके सामने question number भी लिखा है, तो one by one हम सारे questions को solve करेंगे। So इसको आप जरूर देखिए और हमारे साथ आप भी solve करिए इसको, ठीक है। मैं जैसे जैसे solve करती जा रही हूँ आप लोग भी इसका आंसर करते जाइएगा। So start करते हैं सबसे पहले question से, जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 26 to 30, मतलब 26 से लेकर के 30 तक। इसी इंस्ट्रक्शन पे बेस्ड आपको सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इंस्ट्रक्शन क्या है देखो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमेशा एक चीज याद रखो, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उनकी डायरेक्शंस को जरूर पढ़ें कि उनमें क्या डायरेक्ट किया गया है, क्या इंस्ट्रक्शंस है। दीज आर वेरी वेरी नेसेसरी गाइज। नाउ यू हैव बीन टोल्ड ओवर हियर कि विच ऑफ द फ्रेजेस 1, 2, 3, 4 given below each sentence should replace the phrase given in bold in the sentence। मतलब you have been given a sentence, एक सेंटेंस दिया होगा, वो सेंटेंस को बोल्ड या हाईलाइट कर दिया गया होगा एंड उसके अगेंस्ट आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक, आप उसको ग्रामेटिकली उन ऑप्शंस में से चूज करके जो ग्रामेटिकली करेक्ट होगा वो आपका आंसर होगा। लेकिन अगर सेंटेंस करेक्ट है, मतलब जो ऑप्शंस दिए गए उनकी हमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि सेंटेंस तो करेक्ट है, ठीक है, देन यू हैव टू मार्क 5, यानी कि नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप इसके हिसाब से आप आंसर करेंगे। तो बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। द एंटायर नेशन इज प्राउड ऑफ द 2 young women who showed example courage। अब यहां पे आपको क्या लगता है कि क्या एरर हो सकती है? अगर कोई एरर नहीं है तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड, लेकिन अगर एरर है तो क्या एरर होगी? जल्दी से बताइए, एवरीबॉडी, सभी को बताना है। अगर यहां पे एरर है तो कौन सी है एरर? अगर जब आप सेंटेंस देखेंगे तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? द एंटायर नेशन इज प्राउड ऑफ, जो पूरा राष्ट्र है वो 2 यंग वुमेन पे, जो 2 एकदम अभी यंग है, उन पे बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर रहा है पूरा राष्ट्र। क्यों? क्योंकि हु शोड, जिन्होंने क्या किया है, शोड एग्जाम्पल करेज। करेज मतलब होता है साहस, है ना। तो यहाँ पे अगर आप उन्होंने करेज शो किया है तो एक उदाहरण की तरह सेट किया है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल, यानी इस करेज से पहले क्या एक नाउन की नीड है या एक एडजेक्टिव की नीड है? क्योंकि एग्जाम्पल का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, दिस इज नाउन एंड वी नीड बिफोर करेज an adjective over here। So here अगर एक एडजेक्टिव हम देखें तो exemplary ही होगा, और अगर exemplary होगा तो whose नहीं होगा। और मान लेते हैं अगर whose होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप कहोगे कि मैम शो है, इज शोड नहीं होना चाहिए। तो जब आप यहाँ पे देखोगे तो सेंटेंस आपका पैसिव फॉर्म में एक तरीके से जा रहा है। व्हाट यू कैन डू इज, आप यहाँ पे एग्जाम्पलरी यूज करेंगे, दैट इज एन एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। एग्जाम्पलरी मतलब किसी के सामने उदाहरण देना अपना, वो हर पूरे राष्ट्र के लिए क्या है? एक उदाहरण है। ठीक है, दैट एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट वुड बी हु शोड एग्जाम्पलरी। वेयर तो प्लेस के लिए यूज होता है, वेयर इज यूज फॉर प्लेस, तो ये तो इससे कोई मतलब ही नहीं है ना। और हुज क्या होता है? हुज पोजीशन को शो करता है, और विच कहीं ना कहीं सिलेक्शन को शो करता है। तो यहाँ पे पर्सन है, पर्सन के लिए हम हमेशा हु का यूज करते हैं, ये आपने रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ा होगा। सो हेंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मूविंग फर्दर विद क्वेश्चन नंबर 27। यहां पे देखो क्या है, देयर आर एफर्ट्स बीइंग मेड अंडर ऑल लेवल्स टू ट्रेस द क्रिमिनल। मतलब हर तरीके के मुमकिन एफर्ट्स करे जा चुके क्रिमिनल को ट्रेस करने के लिए। तो अंडर और लेवल्स क्या होता है? अगर हम अंडर की बात करें तो ये क्या है? प्रेपोजिशन है। तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ एक प्रेपोजिशन ही चाहिए। वी नीड एन प्रेपोजिशन ओवर हियर, वी नीड अ प्रेपोजिशन। बट अंडर मतलब क्या होता है? अंडर मतलब होता है समथिंग बिनेथ, किसी चीज के नीचे, है ना, किसी चीज के अंदर, इंक्लूसिव के सेंस में भी ये आता है। तो ये अंडर और लेवल्स, हर लेवल्स के अंदर उन्होंने ट्राई किया या हर लेवल पे ट्राई किया। तो करेक्ट इसका जो प्रेपोजिशन होगा एट होगा, ऑफ होगा,
टू होगा या बिलो होगा। तो देखो अंडर और बिलो तो समथिंग डिफरेंट। अंडर मतलब, बिलो मतलब कोई बिलो टेम्परेचर के लिए जैसे हम यूज कर देते हैं कि टेम्परेचर इस टेम्परेचर से कम होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे अंडर बिलो तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो ये तो यहां से हट जाएगा। टू ऑल लेवल्स, टू ऑलवेज शोज और यूज विद अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, यूज्ड विद अनप्लीजेंट एडजेक्टिव्स। ठीक, तो टू तो होगा ही नहीं। ऑफ ऑल लेवल्स, ऑफ प्रीपोजिशन किसी के से किसी के लेवल्स का, तो का लेवल्स तो है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ पे जो करेक्ट प्रीपोजिशन हमारा आएगा दैट वुड बी एट ऑल लेवल्स। सो देयर आर एफर्ट्स बीइंग मेड एट ऑल लेवल्स टू ट्रेस द क्रिमिनल। क्रिमिनल को ट्रेस करने के लिए क्या किया गया, जो एफर्ट्स है दे बीइंग मेड एट ऑल लेवल्स। तो यहां पे आपको एक चीज देखनी है कि जो करेक्ट प्रीपोजिशन होगा दैट शुड बी एट। क्लियर? आगे देखो नेक्स्ट क्या है, he blamed the lackluster performance of the previous governments for the delay। मतलब उसने किसको ब्लेम किया, जो परफॉर्मेंस में कमी आई है ना, वो किसको ब्लेम किया गया, ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट्स फॉर द डिले। जो इस परफॉर्मेंस में डिले हुई वो प्रीवियस गवर्नमेंट की गलती है। परफॉर्मेंस ऑफ दी, है ना, तो परफॉर्मेंस का पोजीशन एक तरीके से अगर देखा जाए तो वो प्रीवियस गवर्नमेंट से है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे तो ऑफ द प्रायर गवर्नमेंट्स, ऑफ द प्रीसीडेड, ऑफ द प्रायोरिटाइज, ऑफ द बिफोर। एक बात बताओ, प्रीवियस गवर्नमेंट की ही तो बात कर रहे हैं, तो प्रायर क्या होगा, प्रायर मतलब जब आप किसी को प्रायोरिटी देते हो, है ना। प्रीसीडेड मतलब किसी को पहले की बात करते हैं, प्रायोरिटाइज भी प्रायोरिटी से रिलेटेड होता है। ऑफ द बिफोर, ऑफ द बिफोर गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट्स के पहले, तो बिफोर शोज द टाइम ना, बिफोर और आफ्टर जो है वो टाइम को शो करता है ना, शोज टाइम, है ना, कहीं ना टाइम से रिलेटेड है। प्रायोरिटी एकदम से अलग हो गया। तो यहाँ पे आपका देखेंगे तो हमें तो कोई एरर नहीं दिख रही है, तो ऑब्वियस सी बात है हम मार्क कर देंगे नो करेक्शन रिक्वायरमेंट, है ना। यहाँ पे करेक्शन की कोई भी रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि ये एकदम करेक्ट दिया हुआ है। तो इसी तरीके से आपको हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच और ग्रामर को रिवीजन करते रहना है, जिससे, क्योंकि एट द टाइम हमें कोई रूल नहीं याद आता है, एटलीस्ट कोर कंसेप्ट अगर याद रहता है तो कभी कोई मिस्टेक नहीं होती है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कार्स विंडो पेन हैड बीन स्मैशिंग बाय द बॉयज। कार का जो विंडो का जो पेन था वो कहीं ना कहीं क्या किया गया, लड़कों के द्वारा उसको स्मैश यानी कि एकदम बेकार कर दिया गया। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, हैड बीन। एक बात बताओ, हैड किसके साथ आता है, जब हम हैज और हैव की बात करते हैं, है ना, तो ये आपका होता है प्रेजेंट टेंस में, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, मानते हो। और जब हम हैड की बात करते हैं तो यहां पे क्या होगा आपका पास्ट टेंस। चलो मैम ये भी मान लिया, ठीक। हैड और हैड के साथ हमेशा वर्ब की फॉर्म कौन सी आती है ये भी देख लो। अब जब सेंटेंस देखोगे तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा है हैड प्लस बीन, यानी कि ये टोटल सेंटेंस किसमें है, पैसिव फॉर्म में। और पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है, पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है, पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर ये कहता है कि अगर हैड लगा है तो बस बीन लगा दो, और पैसिव में हमेशा वर्ब की फॉर्म 3 ही रहती है, पैसिव फॉर्म में हमेशा वर्ब की फॉर्म 3rd ही रहती है। तो हैड बीन स्मैश्ड होगा या हैड बीन स्मैशिंग होगा, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में देयर इज नो चेंज। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पैसिव फॉर्म में कभी भी कोई भी बदलाव नहीं होता है। तो टेंस यहाँ पे जो लगेगा वो होगा वर्ब की 3rd फॉर्म, तो यहाँ पे हो जाएगा स्मैश्ड ना कि स्मैशिंग। अब देखो यहाँ पे हैज बीन स्मैश लिखा हुआ है, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। हैड स्मैश, हैड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं आती है, ठीक। हैविंग बीन स्मैशिंग, ये तो एकदम ही रॉन्ग हो गया। फिर क्या बचा, हैड बीन स्मैश्ड, जो कि इसका एकदम करेक्ट फॉर्म है। तो हियर वी नीड अ पैसिव फॉर्म, ठीक है, हमें पैसिव फॉर्म की नीड थी जो हमने लगा दिया, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 एज द करेक्ट आंसर। क्लियर एवरीबॉडी। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को पहले पढ़ें, और आधे लोगों का दिमाग यहीं पे काम कर गया होगा कि हैड लगा है तो हैड के साथ कभी भी हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। हाँ, एक बात कोई दिमाग में आ सकता है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है इसलिए आ सकता है,
लेकिन इसमें मत पढ़ना क्योंकि परफेक्ट ये पैसिव फॉर्म में है, बाय द बॉयज लिखा है। कैसे पहचाना? स्ट्रक्चर क्या होता है, हैड बीन, यहाँ पे सब्जेक्ट लग जाता है, प्लस आपका हैड बीन लग जाएगा, प्लस आपका बाय लग जाएगा, देन आपका ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो वो आपका स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर वॉज नो आई विटनेस टू द प्लांट ऑफ द बॉम्ब्स, मतलब उनका कोई भी आई विटनेस नहीं था, मतलब इसका कोई भी साक्षी नहीं था कि बॉम्ब लगाए गए थे। टू लगा है ना, टू ऑब्जेक्ट है, तो टू प्रपोजिशन हमेशा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब को फॉलो करता है। प्लस यहां पे एक जेरेंड की रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट है? जेरेंड इज रिक्वायर्ड ओवर हियर। ये तो देखते ही पता चल गया होगा। और जेरेंड रिक्वायरमेंट है यानी प्लांट के साथ क्या लग जाएगा? प्लांट के साथ आपका आईएनजी आ जाएगा। तो प्लांटिंग ऑफ द बॉम्ब्स यहां पे हो जाएगा करेक्ट। क्या हो जाएगा? प्लांटिंग ऑफ द बॉम्ब्स। सो देयर वाज नो आई विटनेस टू द प्लांट ऑफ द बॉम्ब्स नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा टू द प्लांटिंग ऑफ द बॉम्ब्स। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। टू प्लांटेड नहीं होगा क्योंकि अगर आपका हो कि वॉज लगा है तो क्या मैम यहाँ पे ईडी फॉर्म ऑफ वर्ब आ सकता है? तो टू द प्लांटेड ऑफ द बॉम्ब, ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है जिसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका प्लांटिंग यानी कि एक जेरेंड की रिक्वायरमेंट है, दो यहाँ पे हम क्या करेंगे? प्लांटिंग ऑफ द बॉम्ब्स कर देंगे। ग्रामेटिकली ये करेक्ट हो जाएगा। आई होप दीज आर क्लियर टू यू ऑल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से 35 में क्या दिया हुआ है, चलो पढ़ो। In each of the questions, read each part of the sentence given below and find out where there is an error. आपको हर एक पार्ट के सेंटेंस के हर एक पार्ट को पढ़ना है और आपको ये फाइंड आउट करना है कि अगर कोई एरर है इसमें, और अगर एरर है तो वही पार्ट आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 नंबर दिया हुआ है। और अगर इफ देयर इज नो एरर तो ऑब्वियस सी बात है आपका मार्क आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5, दैट देयर इज नो एरर। ठीक है, चलो भाई आगे देखते क्या एरर है या नहीं है। 31 क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। चाइना अनाउंस दैट इट विल सेट अप इट्स फर्स्ट मिलिट्री बेस अब्रॉड इन द इंडियन ओशन आइलैंड ऑफ सियोचील्स। नाउ सी दैट कि यहां पे क्या है। कई लोगों का आंसर आने लगा होगा, कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई क्या आंसर हो सकता है। अगर आप देखोगे कई लोगों ने सोचा होगा कि भाई अनाउंस है, सेंटेंस किस में है? पास्ट टेंस में। तो भैया जब पास्ट टेंस में है तो व्हाई विल यू यूज विल? तब तो विल तो रॉन्ग हो जाएगा ना। तो चाइना ने अनाउंस किया हुआ है कि वो क्या करेंगे? इट वुड सेट अप इट्स फर्स्ट मिलिट्री बेस। तो यहां पे विल का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। जैसे कैन का हम प्रेजेंट में यूज करते हैं और कुड आपका पास्ट टेंस में यूज होता है, तो वैसे ही वुड आपका यूज होगा। हेंस आपकी एरर किस में है? सेकंड पार्ट में है। तो हमने सेकंड पार्ट आंसर मार्क कर दिया और हमारा आंसर हो गया ऑप्शन 2, दैट इज वुड सेटअप विल बी दी करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना था ज्यादा, पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन। Hundreds of farmers marched to interstate checkpost where a large contingent of police from both the states prevented them of entering Kerala. अब नाउ यहाँ पे क्या लिखा है? सैकड़ों किसान जो थे वो इंटरस्टेट जो चेक पोस्ट था वहां पे पहुंच गए जहां पे लार्ज पुलिस, मतलब पुलिस की पूरा कंटिंजेंट पुलिस थी एकदम। कहने का मतलब है कि पूरी पुलिस फोर्स थी दोनों राज्यों की तरफ से, जिन्होंने उनको रोका। प्रिवेंटेड मतलब क्या होता है? रोकना। कहां से रोका? केरला में एंटर करने से। एक बात बताओ, जो प्रिवेंट होता है, प्रिवेंट मतलब होता है टू स्टॉप या कंट्रोल, टू स्टॉप या फिर कंट्रोल। ठीक, तो प्रिवेंट के साथ जो प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं वो क्या होता है? प्रिवेंट के साथ हम प्रेपोजिशन जो यूज करते हैं वो क्या होता है? फ्रॉम होता है। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? द स्टेट्स प्रिवेंटेड देम ऑफ एंटरिंग केरला नहीं होगा, यहां पे होगा फ्रॉम एंटरिंग केरला। केरला में एंटर करने से। तो प्रिवेंट ऑलवेज टेक अ प्रीपोजिशन दैट इज फ्रॉम। तो यहां पे हमारा एरर किस पार्ट में निकला? ये फोर्थ पार्ट दिया हुआ था, तो हमारा एरर हो जाएगा फोर्थ आंसर। क्लियर? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा कि क्योंकि फ्रॉम शुड रिप्लेस ऑफ एज प्रिवेंट इज फॉलोड बाय फ्रॉम, क्योंकि प्रिवेंट किसको फॉलो करता है? फ्रॉम को फॉलो करता है। क्लियर? चलो आगे देखो भाई। ओनली करप्ट सपोर्ट, जो करप्शन होता है, जो
जो गैर कानूनी काम करते हैं, करप्शन करते हैं, क्राइम करते हैं, वो किसको सपोर्ट करते हैं? वीकर लोकपाल लॉ, कमजोर जो लोकपाल का लॉ होता है, टू सेव देयर वेल्थ इनसाइड, ताकि वो अपना धन बचा के रख सके, एंड आउटसाइड इंडिया, मतलब भारत में और भारत से बाहर भी, जिनका स्विस बैंक अकाउंट होता है ना, उनके लिए ज्यादा है ये, एंड प्रोटेक्ट देम, और उनको बचा सके फ्रॉम लॉ एंड जेल, मतलब जेल में जाने से और कानून से भी बचा ले। तो यहाँ पे क्या होगा एरर? टू सेव देयर हेल्थ इनसाइड एंड आउटसाइड इंडिया, क्या कोई एरर दिख रही है? क्या कोई एरर दिख रही है? तो अगर आप देखोगे ना तो एरर दिखेगी। एंड प्रोटेक्ट देम, किसको बचाना है? करप्ट की बात कर रहे हैं, ओनली करप्ट सपोर्ट वीकर लोकपाल लॉ, सिर्फ करप्ट से ही लोकपाल लॉ को यहाँ पे करते हैं कि ताकि वो अपनी जो ब्लैक मनी है उसको बचा सके। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस पार्ट में आपके एरर है, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम लॉ एंड जेल, या लॉ एंड ऑर्डर। वैसे तो देखा जाए लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एरर आपकी जो होगी, तो यहाँ पे आप लॉ एंड ऑर्डर की जगह आप ये देखिए कि देमसेल्व्स, अपने आप को बचाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। वी नीड अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ओवर हियर, है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की क्यों नीड है? क्योंकि देखो भाई, करप्ट क्या है? प्लूरल है, ये क्या है? प्लूरल है, और यहां से इनका क्या हो रहा है? पोजेशन, और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो हेयर व्हाट वी कैन यूज, आउटसाइड इंडिया एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम लॉ एंड जेल। तो हेंस आपका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें एरर है। अगर वैसे आप ओरली देख लेंगे पढ़ के तो आपको शायद एरर ना मिले, लेकिन एक बार अच्छे से कभी भी किसी भी एरर को फाइंड आउट करने के लिए यू शुड रीड थॉरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एजेंसी हैड फॉर लॉन्ग प्लानिंग टू फाइल द चार्ज शीट बट द डिसीजन वाज डिलेड। तो एजेंसी ने क्या किया? बहुत लंबे समय से प्लानिंग कर रखी थी कि वो चार्जशीट फाइल करेंगे, लेकिन जो डिसीजन है वो डिले हो रहा था। तो यहाँ पे आपको क्या एरर दिख रही है? अगर आप देखोगे तो लिखा है द एजेंसी हैड फॉर लॉन्ग प्लानिंग टू। व्हाट इज दिस फॉर लॉन्ग प्लानिंग टू? तो यानी यहीं पे एरर है, तो आप लोग फटाक से यहीं पे एरर मार्क कर दोगे और यही आंसर हो जाएगा। लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि ग्रामेटिकल एरर क्या है। तो यहाँ पे देखोगे फॉर लॉन्ग प्लानिंग, भाई यहाँ पे लिखा है बट शोज कॉन्ट्रास्ट, यानी कि इसका ऊपर वाला स्टेटमेंट कुछ ना कुछ कॉन्ट्रास्ट में जरूर होगा। तो यहाँ पे बहुत दिनों से जो प्लानिंग चल रही थी, आफ्टर लॉन्ग बीन शुड बी कम टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। आफ्टर लॉन्ग बीन प्लानिंग टू, बहुत लंबे समय से प्लान कर रहे थे, लेकिन डिसीजन क्या था? डिले हो रहा था। तो आफ्टर लॉन्ग बीन, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एजेंसी हैड आफ्टर लॉन्ग बीन प्लानिंग, हैड बीन प्लानिंग है क्योंकि ये आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि पास्ट में है ना, पास्ट में है। तो इसका मतलब ये हो गया कोई चीज पास्ट में ही स्टार्ट हुई थी और पास्ट में ही ओवर हो रही है, तब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं कि उस समय वो जब प्लानिंग चल रही थी बहुत लंबे समय थे, लेकिन उस समय डिसीजन क्या हो गया था? डिले हो गया था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहां पे देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, जिस पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखो, एन इंटरनेशनल टीम जो है कंपेयर्ड मॉडल्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस ऑन अर्थ, जो पृथ्वी पे प्रेशर कंडीशंस हैं, किसके साथ? विद दैट ऑन मार्स, मतलब अर्थ और मार्स का यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं ये एस्टिमेट करने के लिए हाउ मच ऑफ द डिस्टेंट प्लैनेट, जितनी भी दूरी है प्लैनेट्स की, वाज लिवेबल, की रह सकते हैं ऑन अर्थ लाइक ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि अर्थ लाइक आपके क्या है? ऑर्गेनिजम्स हैं। तो यहाँ पे देखो कहाँ एरर दिख रही है, लिखा है एन इंटरनेशनल टीम कंपेयर्ड मॉडल्स, जो इंटरनेशनल टीम है उन्होंने कंपेयर किए मॉडल्स को, किसके मॉडल्स को? टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस को, कहाँ पे? ऑन अर्थ पे, विद किससे? विद दैट ऑन मार्स, ये एस्टिमेट करने की हाउ मच ऑफ द डिस्टेंस। तो यहीं पे आपकी एरर दिख रही है, तो आपका मार्क हो जाएगा थर्ड पार्ट कि इसमें एरर है, क्योंकि हाउ मच ऑफ द डिस्टेंस यहां पे लिखा है दोज ऑन मार्स। जब हम कंपैरिजन करते हैं सेम चीज पे, जब हम कंपैरिजन करते हैं सेम चीज में, तो यहाँ पे उसके मॉडल से कंपैरिजन हो रहा है, किसके? अर्थ के मॉडल से। ठीक है, इंटरनेशनल कंपेयर्ड मॉडल्स, और मॉडल्स क्या है आपका? मॉडल्स आपका प्लूरल है,
और तो यहां पे दैट नहीं होगा, यहां पे क्या हो जाएगा, दोज ऑन इन प्लेस ऑफ दैट, बिकॉज कंडीशंस जो हैं वो कैसी हैं, कंडीशंस ऑन अर्थ कैसी हैं, उनकी कंडीशंस अर्थ की कैसी है और मार्स की कैसी हैं, ठीक है। तो दोज ऑन मार्स, तो कंपैरिजन यहाँ पे मॉडल्स का हो रहा है, फिर उसके बाद किस पे है, अर्थ पे उनकी कंडीशंस कैसी हैं, है ना। मॉडल्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कंडीशंस ऑन अर्थ विद दोज ऑन मार्स। तो यहाँ पे इसीलिए आपका हो जाएगा थर्ड पार्ट में। आई होप एरर के क्वेश्चंस काफी ज्यादा अच्छे से और काफी ज्यादा इजीली हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब आपको सेंटेंस दिया गया है रीअरेंज करने के लिए, कुछ सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, यानी कि 6 सेंटेंसेस यू हैव बीन गिवन। आपको इसको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है जिससे कि इसका मीनिंगफुल पैराग्राफ बन जाए और फिर आपको इसका करेक्टली आंसर करना है। जब देखो एक बार अरेंज हो गया ना तो पांचों क्वेश्चन अपने आप से आप अरेंज कर लोगे इजीली। 36 से 40 यानी कि टोटल 5 क्वेश्चंस आर देयर। चलो अरेंज करते हैं। लिखा है द फ्यूम्स विल बर्न द एयर पैसेज टू द लंग्स लीडिंग टू सफोकेशन, है ना। फ्यूम्स मतलब जो उससे क्या कहते हैं, भड़कता हुआ कहते हैं ना, शोला जैसे होता है, या जो आग या फ्यूम्स या स्मोक जो होता है उससे कहीं ना कहीं क्या होता है, बहुत ज्यादा सफोकेटिंग सा हो जाता है, वो हमारे लंग्स के पैसेज को कहीं ना कहीं क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, आपको उससे प्रॉब्लम होने लगेगी। और जो लाइसेंसिंग अथॉरिटीज है विल बी बुक्ड फॉर क्रिमिनल नेग्लिजेंस, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटीज हैं उनको इस क्रिमिनल नेग्लिजेंस, ये जो उन्होंने निग्लेक्ट किया है इन चीजों को, सेफ्टी सिक्योरिटी को, उसको कहीं ना कहीं जिम्मेवार माना जाएगा। अगर आग लग जाती है तो जितने भी हेल्पलेस पेशेंट्स होंगे विल इनहेल हॉट फ्यूम्स, गर्म हवा वो इनहेल कर लेंगे। मेनी पॉश एंड कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स आर फुल्ली एयर कंडीशंस, बहुत सारे पॉश और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल सब फुल्ली एयर कंडीशन है, मतलब नो एसी रूम्स वाला टाइप वाला ऐसा है वहां पे, है ना। नो एसी रूम नहीं, विद एसी रूम्स, जिसमें क्या होता है, कंटेनिंग टॉक्सिक कार्बन मोनोऑक्साइड बिसाइड सस्टेनिंग बर्न्स। आफ्टर एन इंक्वायरी, जब इंक्वायरी करी गई तो इस ट्रेजेडी की, तो फ्यू हॉस्पिटल्स क्या हुए। तो यहां से आपको काफी हद तक समझ में आ गया कि इससे तो सेंटेंस आपका नहीं होगा स्टार्ट, कंटेनिंग से भी नहीं स्टार्ट होगा। इफ अ फायर ब्रोक, यानी इससे पहले कोई चीज होगी तब ये कंडीशन रखी गई होगी, ये तो कंडीशन की बात करेगा, है ना। किसकी बात करेगा, कंडीशन की बात करेगा। एंड कनेक्ट कर रहा है तो ये तो कनेक्टर हो गया, तो कहीं ना कहीं से तो लिंक करेगा ही करेगा, ठीक। तो जब मैंने देखा कि आफ्टर एन इंक्वायरी कंडक्टेड इनटू ट्रेजेडी ऑफ फ्यू हॉस्पिटल्स एंड लाइसेंसिंग एजेंसी, यानी कि एफ और बी, तो ये तो लिंक्ड हो गए, ये साथ में ही आएंगे जहां भी आएंगे, ठीक। फिर लिखा है द फ्यूम्स विल बर्न द एयर पैसेज टू द लंग्स लीडिंग टू सफोकेशन, जिससे कि सफोकेशन हो सकता है, तो इससे भी नहीं होगा। फ्यूम्स कब होगा, जब आग लगेगी तभी तो फ्यूम्स आएंगे। तो हमें यहाँ पे लगता है कि डी जो है वो आपका ओपनिंग सेंटेंस हो सकता है, तो हमने यहाँ पे डी कर दिया। और जब हमने डी यहाँ पे कर दिया तो यहाँ पे हमारा अब इसी से कनेक्टेड हो गया, अगर कभी आग लग जाती है, तो ये यहां से हमने ई सी उठा लिया कि अगर कभी आग लग जाती है तो हेल्पलेस पेशेंट्स क्या करेंगे, हॉट फ्यूम्स इनहेल कर लेंगे। और यहाँ पे वो हॉट फ्यूम्स क्या करेंगे फिर, जिसमें हॉट फ्यूम्स में क्या होता है, टॉक्सिक कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर ये बताओगे कि इन हॉट फ्यूम्स में क्या होता है, इट कंटेन्स, जिसमें टॉक्सिक कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, बिसाइड सस्टेनिंग बर्न्स, जो सस्टेनिंग बर्न्स होते हैं, फ्यूम्स क्या बर्न कर देंगे, एयर पैसेज भी बर्न कर देंगे। तो 4 तो हमारे अरेंज हो गए, बचा एफ बी जो साथ में आना था, इसको एक साथ लिख दो, DCE AFB, ये इसका क्या हो गया, करेक्ट सीक्वेंस हो गया जो यहाँ पे अरेंज होगा, और यही आपका आंसर हो गया। तो इसका करेक्ट अरेंजमेंट क्या हो गया, DCE AFB। चलिए फटाफट से आंसर करते हैं, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आपको पता चल गया। इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे एक बार, DCE AFB, ये करेक्ट अरेंजमेंट हमने लिख लिया। अब आपको बताना है सेकेंड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, सेकेंड सेंटेंस क्या है, तो आपको पता है कि भाई सी है, तो मार्क कर दो ऑप्शन नंबर सी, ठीक। फिर हमने यहां पे लिख लिया DCE AFB। अब आपको क्या बताना है, फर्स्ट सेंटेंस, तो आंख बंद करके मार्क कर दो, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे क्या है आपका डी, तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ठीक। फिर हमने यहाँ पे लिख लिया DCE AFB। अब हमें क्या बताना है, थर्ड, तो थर्ड क्या है हमारा, हम सभी को पता है ई है, तो मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर ई। कितनी मिनटों में ये सॉल्व हो रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पे फिर लिख लिया DCE AFB,
जब आप वहां सॉल्व करेंगे तो एक ही बार लिखना पड़ेगा, यहाँ तो स्लाइड चेंज करनी पड़ रही है। 6th सेंटेंस क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि बी है, तो मार्क कर दो तुरंत बी, ये हो गया। ठीक, अब लास्ट हमारा यहाँ पे है 4th सेंटेंस। तो हमें ये पता है 4th सेंटेंस क्या है, डी सी ई ए एफ बी, यानी कि 4th सेंटेंस क्या है आपका, ए। तो मार्क कर दोगे आंख बंद करके ए। तो इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को अरेंज करते हैं। जब कभी भी आप इन सेंटेंसेस को अरेंज करिए तो आपको क्या करना होता है, एक बार में पहले रीड कर लो, फिर लिंकिंग सेंटेंसेस को मैच कर लो, फिर ये देख लो कि कोई कनेक्टर का काम तो नहीं कर रहा है, ये देख लो कि कोई प्रोनाउन से तो नहीं है, तो नाउन से ही क्योंकि आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से आप इनको अरेंज कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, सभी को समझ में आ गया। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अब जो आगे के 10 क्वेश्चंस हैं, आगे के जो 10 क्वेश्चंस है वो पैसेज पे बेस्ड है, और पैसेज में बेस्ड है इसका मतलब आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा मेरे साथ साथ। तो चलिए पढ़ते जाते हैं और समझते जाते हैं। पैसेज आप लोगों को एसटी यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कराई जा रही है, तो इसको पढ़ते रहना। वैसे अगर मैं पहले ही बता दूं तो ये पैसेज जो है हेल्थ से रिलेटेड है, कि हेल्थ इज करेंटली अ प्रिविलेज इन इंडिया, है ना। हेल्थ क्या है, एक आपका प्रिविलेज है ना। अगर हम प्रिविलेज की बात करें तो आप प्रिविलेज किसको देते हो, प्राइवेट, जैसे कहते हैं ना कि प्रिविलेज दे रहे हैं, तो हेल्थ से रिलेटेड ही ये पूरा पैसेज है जिसको प्रिविलेज दी गई है ना, जिसको इंपॉर्टेंस दी गई है, एक तरीके से एक एडवांटेज है, एक अपॉर्चुनिटी है भारत में। ठीक, क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है। ओनली जैसे हम बोलते हैं ना कि ओनली अ प्रिविलेज एंड फ्यू आर अलाउड, है ना, किसी न किसी को सिर्फ प्रिविलेज दी जाती है, किसी एक पर्टिकुलर संपन्न इंसान को, तो कहते हैं नॉट अ राइट, ये सही नहीं है। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ रिमेन्स निग्लेक्टेड इवन आफ्टर काउंटलेस प्लान्स। आज के टाइम में भी चाइल्ड हेल्थ केयर यानी कि जो बच्चों की हेल्थ के लिए है, या जो मैटरनल है ना, मैटरनिटी के जो टाइम होता है उसमें आज भी उसमें निग्लेक्शन हो रहा है। चाहे जितना काउंट, इतने नंबर ऑफ प्लान्स बनाए जाते हैं, प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, पॉलिटिकल प्रोक्लेमेशंस होते हैं, फिर भी इसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही। हर साल नियरली 60,000 वुमेन डाई इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी की वजह से 60,000 से ज्यादा वुमेन जो हैं वो दे डाई, and childbirth will, while approximately 1.7 million children less than 5 years of age also die। मतलब डेथ रेट आप देख रहे हो कि चाइल्ड और मेटरनल के जो हेल्थ केयर है वो प्रॉपर ना होने की वजह से हर साल जो एक सर्वे रिपोर्ट है उसमें बताया गया कि 60,000 नियरली वुमेन डाई ड्यू टू प्रेगनेंसी, और 1.7 मिलियन चिल्ड्रन जो है जो 5 साल से कम उम्र के हैं दे ऑल्सो डाई। इन एब्सोल्यूट नंबर्स, अगर एब्सोल्यूट नंबर्स की बात की जाए तो इंडिया आउटरैंक्स ऑल अदर कंट्रीज इन बोथ रिगार्ड्स। सबसे ज्यादा जो भारत है उसमें इसकी तादाद ज्यादा है। सैडली, दुख की बात यह है कि मोस्ट डेथ्स कैन बी प्रिवेंटेड, बहुत सारी डेथ्स इसमें से बचाई जा सकती हैं विद अवेलेबल टेक्नोलॉजीज। जो इतनी सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है उनसे बचाई जा सकती हैं, क्योंकि जो डिसीजेज है जैसे कि मैनी डिसीजेस सच एज ट्यूबरक्लोसिस, टीबी है, निमोनिया है, किल थाउजेंड्स एवरी ईयर। बच्चे किसकी वजह से कभी कभी डेथ हो जाती है, ऑलमोस्ट निमोनिया उनको हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, एवरी ईयर इनकी वजह से काफी हजारों डेथ होती हैं। दीज इन्फेक्शियस डिसीजेज आर वेरी मच अ कंसर्न एंड क्रॉनिक, बहुत ही सीरियस डिसीजेज हैं, आर नाउ रैपिडली कैचिंग अप। रैपिडली मतलब बहुत ही तेजी से बढ़ रही हैं। सो इंडिया हैज बिकम द कैपिटल ऑफ डायबिटीज। आज के टाइम पे इंडिया किसका राज बन गया है, डायबिटीज का, हाई ब्लड प्रेशर का, हीट डिसीज का, है ना। शुगर तो हर दूसरे आदमी को आपको देखने को मिलेगी, हाई लो ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा, तो ये कैपिटल बन गया है भारत। यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है। हेल्थ टारगेट्स इन प्लान आफ्टर प्लान हैव नॉट बीन अचीव्ड। हेल्थ टारगेट जो है वो प्लान किए जाते हैं और जब वो प्लान अचीव नहीं होते हैं सो देयर हैज बीन नो सिस्टमैटिक एनालिसिस, उसका कोई प्रॉपर एनालिसिस होता ही नहीं है। सिस्टमैटिक मतलब एक प्रॉपर एनालिसिस होना किसी चीज का। और व्हाई हेल्थ सिस्टम फेल टू अचीव दिस टारगेट्स, क्यों हेल्थ सिस्टम इन टारगेट्स को अचीव नहीं कर पा रहे, इसको कोई देखने वाला है ही नहीं। फिर आगे बोला गया जो फंडामेंटल इसका रीजन है, जो एक पर्टिकुलर रीजन है कि वाई ये हेल्थ टारगेट जो है वो अचीव नहीं हो पा रहे हैं या अचीव नहीं होंगे अनलेस वी रेडिकली चेंज आवर स्ट्रेटजीज। जब तक कि हम अपनी स्ट्रेटजीज में कोई बदलाव नहीं लाएंगे, जैसे कि वी सेट टारगेट्स विदाउट सेटिंग स्ट्रेटजीज, हम टारगेट तो बना देते हैं लेकिन उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है उसकी स्ट्रेटजी नहीं बनाते हैं। विदाउट अंडरस्टैंडिंग, ये बिना समझे हुए व्हाट इज प्रिवेंटिंग प्रोग्रेस, कि क्या चीज है
जो हेल्थ केयर की प्रोग्रेस को, हेल्थ केयर के प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं होने दे रही. सो विदाउट पुटिंग एडिक्वेट ह्यूमन एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज टुवर्ड अचीविंग टारगेट्स, बिना कोई ह्यूमन रिसोर्स, बिना कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज के इन टारगेट्स को कैसे अचीव किया जाए. तो सबसे पहली चीज है जो हमें करनी चाहिए, फर्स्ट वी इक्वेट द नंबर ऑफ बिल्डिंग्स टू अवेलेबल हेल्थ सर्विसेज. पहले तो हमें इस चीज में इक्वालिटी एक लेकर के आनी होगी, इसको इवेल्युएशन करना होगा, इक्वेट करना होगा कितनी नंबर ऑफ बिल्डिंग्स है टू अवेलेबल हेल्थ सर्विसेज. जो प्लानिंग कमीशन है और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, ओनली काउंट द नंबर ऑफ हेल्थ सेंटर्स. वो क्या काउंट करते हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार सिर्फ कितने हेल्थ सेंटर्स हैं वो काउंट करते हैं. हेल्थ सेंटर्स कितने नंबर ऑफ बिल्डिंग्स में वो काउंट नहीं होता. विदाउट बॉदरिंग, बिना इस चीज को वरी करे हुए, बॉदर करे हुए, टू फाइंड आउट, ये फाइंड आउट है व्हाट इज हैपनिंग एट दी सेंटर्स, कि इन सेंटर्स में एक्चुअल में हो क्या रहा है. मैनी आर विदाउट स्टाफ, कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कहीं पे टेलीफोन नहीं है, वाटर नहीं है, मेडिसिन नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, स्टाफ नहीं है, बस हेल्थ सेंटर्स हैं. क्या ये वर्थ है? So no wonder these centers do not have patient mothers or children. तो इन सेंटर्स में ना तो पेशेंट मदर्स होंगी ना चिल्ड्रन होंगे जिनकी टेक केयर की जाए. भाई जब मेडिसिन नहीं प्रॉपर होगी, टेलीफोन नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी नहीं है, हाइजीन नहीं होगा, तो कौन टेक केयर करेगा. तो सर्वे जो किए गए उनके द्वारा ये पता चला, द इनएडिक्वेसी ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दैट हेल्थ वर्कर्स आर नॉट स्टेइंग वेयर दे आर पोस्टेड. जो इनएडिक्वेसी है मतलब जो इनसफिशियंट है ना, इनसफिशियंट हेल्थ फैसिलिटीज हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सही है, जो हेल्थ वर्कर्स को वहां अपॉइंट किया गया वो ही नहीं वहां पे पोस्टेड है. यही सब चीजें बता रही हैं कि इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे हैं. सो देयर आर गुड रीजंस व्हाई हेल्थ स्टाफ डू नॉट स्टे इन विलेजेस. कुछ अच्छे रीजंस भी हो सकते हैं कि जो हेल्थ स्टाफ है वो विलेजेस में क्यों नहीं रुकता है, बट हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैव नॉट बॉदर्ड टू स्टडी दिस प्रॉब्लम. लेकिन जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्होंने इस बात में बिल्कुल पेन लेना सोचा ही नहीं, हैव नॉट बॉदर्ड. वो बिल्कुल इन बात से परेशानी नहीं कि भाई ये प्रॉब्लम क्या है, इसका हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इसका क्या रेमेडी हो सकता है. सो नॉट ओनली आर वर्कर्स नॉट स्टडी, ना कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्कर्स ही नहीं रुक रहे हैं. स्टडीज के अकॉर्डिंग ये भी पता चला है दे आर क्वाइट फ्रीक्वेंटली एब्सेंट विदाउट रीजन. गाँव में कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं, आज डॉक्टर साहब नहीं आए, क्यों नहीं आए, नो रीजन, तो बिना किसी रीजन के आते ही नहीं है. सच अनअकाउंटेबिलिटी यानी कि इररिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कैसे एक रूटीन बन गई है एंड नॉट डिस्कस इन द हेल्थ पॉलिसी फोरम्स. जो हेल्थ पॉलिसी बनती है जब जहां पे वहां पे जो हेल्थ पॉलिसी फोरम्स है वहां पे ये सब चीजें डिस्कस ही नहीं होती हैं. दूसरा सबसे बड़ा रीजन क्या है, जो सर्विसेज नहीं हो रही हैं, लैक ऑफ सर्विसेज में कमी है, इज अंडर फंडिंग एंड पुअर मैनेजमेंट ऑफ द मेडिसिन. मैनेजमेंट ठीक नहीं है, फंड ही नहीं है, फाइनेंशियल रिसोर्स ही नहीं है, दैट लीड्स टू द लैक ऑफ अवेलेबिलिटी, जिसकी वजह से ये चीजें अवेलेबल नहीं है. हाउ कैन एन आर्मी फाइट विदाउट एम्यूनिशन. क्या सोच सकते हो कि आर्मी फाइट बिना एम्यूनिशन, बिना आर्मी फोर्सेस के कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती ना. तो वैसे ही हेल्थ कैसे सही हो सकती है. सो द लैक ऑफ मेडिसिन फोर्सेस पुअर पेशेंट्स टू बाय मेडिसिन फ्रॉम प्राइवेट फार्मेसी शॉप्स व्हिच कैन बी एक्सपेंसिव. तो भाई जो गरीब लोग हैं वो बड़ी बड़ी प्राइवेट शॉप्स जो होती हैं, जो फार्मेसी शॉप्स होती हैं, वहां पे तो मेडिसिन और महंगी मिलती है, कैसे खरीदेंगे. ऑफन टाइम्स कभी कभी ऐसा होता है द क्वालिटी ऑफ मेडिसिन अवेलेबल फ्रॉम दी शॉप्स एंड गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स इज पुअर ड्यू टू द गवर्नमेंट्स वीक ओवरसाइट ऑन फार्मेसीज एंड पुअर प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज. जो खराब पॉलिसीज हैं, जो खराब फार्मेसीज हैं, इनके प्लानिंग के अकॉर्डिंग, इनके जो मैनेजमेंट प्रोग्राम्स होते हैं या इनकी जो मेडिसिन बनती हैं वो भी पुअर क्वालिटी की होती है, जिसकी वजह से लोगों की डेथ और ज्यादा होती है. लोग क्योंकि बीमार पड़ेंगे, गलत मेडिसिन लेंगे. सो पेशेंट्स डू नॉट वांट टू गो टू क्लिनिक्स. पेशेंट्स क्लिनिक जाना नहीं चाहते वेयर दे डू नॉट गेट मेडिसिन और वेयर दे आर ऑफ पुअर क्वालिटी. या तो बहुत ज्यादा गरीब हैं या उनको वहां दवाएं नहीं मिलती, इसलिए वो जाना ही नहीं चाहते, तो इसलिए और बीमार पड़ते हैं और तबीयत खराब होती है और आगे वो नहीं बढ़ पाते और दे डाई. वाइल प्लानिंग एंड फंडिंग आर, क्योंकि अगर सबसे मेजर प्रॉब्लम देखी जाए तो प्लानिंग एंड फंडिंग आर द मेजर प्रॉब्लम्स. जो इसका जड़ है हेल्थ प्रॉब्लम का इन इंडिया, ऑथर को क्या लगता है यहाँ पे, आई फील इज ऑथर को इसके अकॉर्डिंग क्या लगता है, इज द लैक ऑफ एडिक्वेट नंबर्स ऑफ वेल ट्रेन्ड मैनेजर्स. क्योंकि जो लैकनेस है, जो शॉर्टेज आ रही है, वो कमी जो आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, एडिक्वेट नंबर ऑफ वेल ट्रेन्ड मैनेजर्स ही नहीं है. Many national health care programs, जितने भी हेल्थ केयर प्रोग्राम्स है, कवर मिलियंस बेनिफिशरीज. कितने लोगों को, कम से कम मिलियंस ऑफ बेनिफिशरीज को
फॉलो करते हैं या उसमें कवर करते हैं, येट दे आर मैनेज्ड बाय जस्ट 2 और 3 टेक्निकल मैनेजर्स। फिर भी सिर्फ 2 या 3 ही टेक्निकल मैनेजर्स हैं, वो आर जनरल या फिर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, जबकि मिलियंस बेनिफिशियरीज हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम दीज इंडिविजुअल्स आर विदाउट एनी पब्लिक हेल्थ और मैनेजमेंट ट्रेनिंग। कभी कभी तो ये ऑफिशियल्स ऐसे होते, कहते नहीं वो झोला छाप वाले डॉक्टर, है ना, कि थोड़ा सा पढ़ लिया और डॉक्टर बैठ गए, क्योंकि ना उनको कोई मैनेजमेंट ट्रेनिंग मिली होती है, ना उनके पास कोई प्रॉपर डिग्री होती है, तो दे लर्न दिस ऑन द जॉब। तो ये सिर्फ जो वो होता है जो जॉब में सिखाया जाता है। ये भी बात सही है, दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर हेल्थ सेक्रेटरीज एंड मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स के लिए भी ये बात सही है, दे ऑल लर्न ऑन द जॉब, ये भी जॉब में ही सीखते हैं। सो वी आर ऑब्सेस्ड विद ट्रेनिंग एंड 8th स्टैंडर्ड पास्ट विलेज। तो हम ये समझते हैं, हम इस बात से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हैं, इस बात को हमने घर कर लिया है, जो हमारी ट्रेनिंग है वो 8th स्टैंडर्ड के लेवल की है, विलेज हेल्थ वर्कर विद 6 to 7 मॉड्यूल्स, 6 से 7 मॉड्यूल्स में कंप्लीट कर लिया और कंपाउंडर बन गए। बट देयर इज नो ट्रेनिंग और इवन ओरिएंटेशन फॉर टॉप पॉलिसी मेकर्स एंड मैनेजर्स इन दी हेल्थ डिपार्टमेंट बिफोर दे टेक अप सच इंपॉर्टेंट मैनेजरियल एंड पॉलिसी मेकिंग जॉब्स। जब उनको पॉलिसी मेकिंग जॉब दी जाती है तो उनका प्रॉपर कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। सो व्हाई इजंट हेल्थ सिस्टम्स मैनेजमेंट मेड कंपल्सरी बिफोर एन ऑफिसर टेक्स अप द जॉब ऑफ डायरेक्टर और सेक्रेटरी इन द हेल्थ डिपार्टमेंट? तो ये क्यों नहीं मैंडेटरी कर दिया जाता है हेल्थ डिपार्टमेंट में, जब किसी को डायरेक्टर या सेक्रेटरी की जॉब मिलती है, ये कंपल्सरी कर दिया जाए कि भाई आपको क्या होना चाहिए, उसमें पूरी पारंगत होनी चाहिए हेल्थ डिपार्टमेंट में, कि आपको कैसे पॉलिसी मेकिंग करनी है, क्या मैनेजर, उनका प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, वेल ट्रेन्ड मैनेजर्स होने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद बोला गया फॉर्चुनेटली मतलब बाय गुड लक थिंग्स कैन रैपिडली चेंज, फिर भी चीजें चेंज हो सकती हैं फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, आगे इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, आगे आने वाले सालों में, अगर सरकार और सोसाइटी थोड़ा सा भी इसमें ध्यान दे ले अकॉर्डिंग टू हेल्थ के लिए तरफ थोड़ा सा अपना ध्यान आगे बढ़ा दे। अगर देखा जाए ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 सालों में जो सरकार है हैज पुट इन सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज इनटू, फॉर्चुनेटली थिंग्स कैन रैपिडली चेंज। तो यहाँ पे हो सकती है बजट्स फॉर हेल्थ सर्विसेज जो है विल नीड टू इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 3 to 5 टाइम्स, मतलब 3 से 5 गुना बढ़ाई जानी चाहिए उसका बजट, उसका आगे, यानी कि फाइनेंशियल का भी तो प्रॉब्लम है, फंडिंग की भी तो प्रॉब्लम थी, तो वो यहाँ बढ़ानी चाहिए। सो द नेशनल गवर्नमेंट इज कमिटेड टू टेक हेल्थ फंडिंग, तो जो राष्ट्रीय सरकार है वो कमिटेड हो जाएगा टू टेक हेल्थ फंडिंग फ्रॉम लेस देन 1% to 2-3% ऑफ द जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसका 1% के बजाय 3% ले, एंड दिस इज वेरी क्रिटिकल, दैट इज वेरी सीरियस। सो द गवर्नमेंट मस्ट चार्ट आउट हाउ द सेंटर एंड स्टेट्स विल इंक्रीज दिस बजट। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि जो केंद्र और राज्य है वो कैसे इस बजट को आगे आने वाले 5 सालों में बढ़ा सकते हैं। दिस विल ऑल्सो रिक्वायर एडवोकेसी ऑन बिहाफ ऑफ द हेल्थ कम्युनिटी एंड वी मस्ट ऑल्सो बी स्मार्टर इन हाउ टू स्पेंड द मनी, कैसे उस बजट को जो पैसा आया कैसे खर्च किया जाए, ये ऑलरेडी अवेलेबल हो। मनी रिमेन्स अनस्पेंट इन हेल्थ बिकॉज मनी खर्ची नहीं होती है, क्योंकि जो रेगुलेशंस हैं वो कैसे किए जाएं वो पता ही नहीं है, दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड कन्फाइनिंग दैट डॉक्टर्स एंड हेल्थ वर्कर्स कैन नॉट स्पेंड द मनी, क्योंकि वो स्पेंड ही नहीं कर पाते। कभी कभी ऐसा होता है मनी डज नॉट अराइव इन टाइम फॉर इट टू बी यूजफुल, पैसा कभी कभी टाइम पे पहुंचता ही नहीं है, तो वो यूजफुल कैसे हो, तो ये चीजों में भी प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई। आई होप ये पैराग्राफ आपको क्लियर है, यानी कि यहाँ पे आपसे बात की गई किसके बारे में, जो हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम में जो शॉर्टेजेस हैं उनको लेकर के यहाँ पूरी बात की गई। अब बारी है क्वेश्चंस करने की, तो अब हमें दोबारा पैसेज में वैसे जाने की नीड नहीं पड़ेगी, इसको आप पढ़ सकते हैं यहां से। चूज द वर्ड मोस्ट नियरली दिस सिमिलर इन मीनिंग, सिमिलर मतलब एक तरीके से आपको यहाँ पे इसका सिनोनिम बताना है, ठीक है। टू द वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड, यानी कि ये बॉदर्ड वर्ड अभी हमने बताया था ना, बॉदर मतलब बहुत ज्यादा किसी चीज के लिए परेशान हो जाना। तो जब आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो तब आप क्या करते हो, तो बॉदर कहते हो ना। तो बॉदर का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, इरिटेशन, कन्वीनियंस, डिग्रेस, वरीड या एड। अगर इरिटेशन बोले तो ये टोटली रिलेटेड है फ्रस्ट्रेटेड से, कि आप बहुत ज्यादा एनॉयड है, फ्रस्ट्रेटेड है ना, एनॉयड है या फ्रस्ट्रेटेड है। कन्वीनियंस मतलब दैट इज द थिंग्स विच आर इजी, जो बहुत आसानी से मिल जाए। डिग्रेस मतलब क्या होता है, डेविएट या फिर डाइवर्ज, है ना, कोई चीज में डाइवर्जन आ जाए, है ना, वो हम बोल सकते हैं। वरीड मतलब ही होता है आपका बॉर्डर, यानी कि यू आर वरीड, यू आर नॉट बॉदर्ड। एड मतलब क्या होता है, हेल्प। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट सिनोनिम होगा क्या हो जाएगा, वरीड, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर।
क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेट। इक्वेट का भी आपको क्या बताना है? सेम मीनिंग बताना है। व्हाट विल बी द सेम मीनिंग ऑफ इक्वेट? पैरागन, मेक इक्विवेलेंट, इम्बैलेंस, रिगार्ड और अग्री। तो अगर हम पैरागन की बात करें तो पैरागन का मतलब होता है किसी चीज का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल, परफेक्ट उदाहरण। मेक इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट और इक्वेट, समथिंग इक्वल, कोई चीज को इक्वल करना। तो क्या ये इसका आंसर हो सकता है? बिल्कुल सही है, इसी का आंसर है ये। इम्बैलेंस मतलब कोई चीज डगमगा गई। रिगार्ड मतलब आप जब किसी को रिगार्ड करते हो, किसी के लिए बोलते हो या अपने लिए बोलते हो। अग्री मतलब किसी चीज से सहमत होना, है ना, तो वो बोलता है। तो यहां पे इसका जो करेक्ट सिनोनिम होगा दैट वुड बी मेक इक्विवेलेंट। इक्वेट मतलब किसी चीज को इक्वल करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। अब आपको बताना है इस सभी लाइंस में से कौन सी लाइन ट्रू है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। द गवर्नमेंट हैज पुट एडिक्वेट रिसोर्सेज इन NRHM, पुअर पेशेंट्स टेक मेडिसिन ओनली फ्रॉम गवर्नमेंट फार्मेसी, बजट्स फॉर हेल्थ सर्विसेज इज सफिशिएंट, हेल्थ इन इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट, पेशेंट्स नेवर गेट मेडिसिन ऑफ पुअर क्वालिटी। देखो यहां से अगर हम देखें, यहां से नीचे चलते हैं तो ये सेंटेंस तो एकदम रॉन्ग है। पुअर क्वालिटी की कभी भी पेशेंट्स को मेडिसिन नहीं मिलती जब हेल्थ सिस्टम या पॉलिसी मेकिंग ही नहीं सही है, तो बल्कि उनको पुअर क्वालिटी की ही मेडिसिन समटाइम्स मिलती है फार्मेसी से। और हेल्थ इन इंडिया क्या है? एक फंडामेंटल राइट है, ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं गया है, पैसेज में ही नहीं लिखा है। और जो बजट है वो हेल्थ सर्विस के लिए सफिशियंट है या इनएडिक्वेट है? इनसफिशियंट है। तो ये तो यहीं से फॉल्स हो गया। पुअर पेशेंट जो है वो मेडिसिन सिर्फ गवर्नमेंट फार्मेसी से लेते हैं, ये भी कहीं मेंशन नहीं है ऐसा। तो ऑब्वियस सी बात है हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ जो ट्रू है एज पर द पैसेज दैट गवर्नमेंट हैज पुट एडिक्वेट रिसोर्सेज, जो सफिशिएंट रिसोर्सेज है वो NRHM में ही दे रखी हुई है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। आपको वो वर्ड चूज करना है जो बिल्कुल अपोजिट है। अपोजिट मतलब जस्ट उल्टा। तो रैपिडली, रैपिडली का मतलब क्या होता है? कोई चीज बहुत जल्दबाजी में करना, है ना। हेस्टली जिसको हम बोलते हैं हेस्टली, यानी कि इन अ हेस्ट, इन अ हरी, है ना, इन अ हरी मैनर। तो ये तो इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। केयरलेसली मतलब एकदम सोचना ही नहीं, है ना, तो ये तो अलग हो गया। मीनिंगफुली मतलब जिसका अर्थपूर्ण हो, तो ये भी अलग हो गया। लेटली मतलब बहुत देर से। तो यहाँ पे अगर कोई चीज रैपिडली इंक्रीजिंग तो वो उसमें क्या हो जाता है? ग्रेजुअली। ग्रेजुअली उसका मतलब हो जाता है यानी कि स्लोली, है ना। तो इसका करेक्ट एंटोनिम जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 दैट इज स्लोली या ग्रेजुअली। अगर ग्रेजुअली भी आता तो आप इसको करेक्ट कर देते। क्वेश्चन नंबर 45। द ऑथर इज होपफुल अबाउट। ऑथर किसके लिए होपफुल है बहुत ज्यादा? बेटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, बेटर पब्लिक हेल्थ सिस्टम या बेटर इकोनॉमी। यहाँ पे ऑथर हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा परेशान है, उसको सबसे ज्यादा होपफुल किसके से है? हेल्थ से है। तो क्योंकि पूरा पैसेज ही हेल्थ पे ही है, पूरा पैसेज जो है वो हेल्थ पे ही तो डिपेंड है, हेल्थ सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इजी। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है कि एक बार ऐसा पैसेज पढ़ लो कि दोबारा पैसेज में पलट के ना जाना पड़े। नेक्स्ट, व्हाई हैज द ऑथर रेज्ड द इशू ऑफ ऑन जॉब ट्रेनिंग। क्यों ऑथर ने ऑन जॉब ट्रेनिंग का इशू उठाया? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे, आगे पढ़ लो पहले, टू स्पेसिफाई दैट ट्रेनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि ट्रेनिंग रिक्वायर्ड नहीं इसलिए ऑन जॉब ट्रेनिंग बोला। या ये क्वेश्चन करने के लिए कि व्हाई पॉलिसी मेकर्स और ऑफिसर्स ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू अंडरगो सच अ ट्रेनिंग। क्यों नहीं जाने चाहिए उनको ट्रेनिंग में? टू रिकमेंड दैट ट्रेनिंग मेथड शुड बी इंप्रूव्ड, कि ये रिकमेंड करने के लिए कि ट्रेनिंग मेथड को इंप्रूव किया जाए। या हेल्थ सर्विसेज आर डिटीरियोरेटिंग एज देयर इज मोर एम्फेसिस ऑन ट्रेनिंग। हेल्थ सर्विसेज इसलिए कम हो रही है क्योंकि ट्रेनिंग पे सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है? नहीं, ऑथर इसलिए कर रहा है कि ये क्वेश्चन करने के लिए कि भाई पॉलिसी मेकर्स को क्यों ट्रेन ना किया जाए, दे शुड गो अंडरगो सच अ ट्रेनिंग। तो यहां पे इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाई डोंट हेल्थ वर्कर्स स्टे वेयर दे आर पोस्टेड। क्यों हेल्थ वर्कर्स नहीं रुकते हैं? बिकॉज ऑफ देयर लो इनकम, दे हैव बेटर करियर ऑप्शंस, दे डू नॉट रिसीव एडुकेट ट्रेनिंग, और दे आर नॉट एडुकेटेड एनफ, दे आर नॉट पेंशन्ड इन पैसेज। बस यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई थी कि हेल्थ वर्कर्स आर दे डोंट स्टे वेयर दे आर पोस्टेड, इसके बारे में एक ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया पैसेज में। तो आंसर हमारा हो जाएगा दैट इट हैज नॉट बीन मेंशन्ड इनटू द पैसेज। नेक्स्ट, इंडिया आउटरैंक्स ऑल अदर कंट्रीज। इंडिया की सबसे ज्यादा आउटरैंक किसमें है? ये तो अभी बताया गया था, डेथ ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 5 years of एज, 5 साल की कम उम्र से बच्चे दे डाई।
वुमेन डाइंग इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, नियरली 60,000 वुमेन जो हैं वो डाई हो रही हैं, और 5 इयर्स ऑफ एज के बच्चे 1.7 मिलियंस जो हैं वो डेथ हो रही हैं चाइल्ड की। तो यहाँ पे 1 और 2 तो पूरा है। थर्ड क्या है, सोशल रिफॉर्म्स अंडरटेकन, तो इसके बारे में यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बोथ 1 और 2 एज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चूज द वर्ड मोस्ट नियरली द अपोजिट इन मीनिंग। अपोजिट मतलब इसका उल्टा बताना है, सिस्टमैटिक मतलब समथिंग विच इज इन प्रॉपर वे, है ना, कोई चीज एकदम प्रॉपर वे में हो, सीक्वेंशियल हो, तो ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। हैफाजार्ड मतलब क्या होता है, दैट इज वेरी हार्मफुल, है ना, जो सीक्वेंस में ना हो, ऑर्डरली ऑर्डर में हो, लॉजिकल हो, जुडिशियस हो, तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपोजिट हैफाजार्ड, विच इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग फर्दर विद द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। यहां पे बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज द ऑथर रिकमेंड टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ सिस्टम। पब्लिक हेल्थ सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए ऑथर ने क्या चीजें रिकमेंड की हैं? एडवोकेसी ऑन बिहाफ ऑफ हेल्थ कम्युनिटी, स्मार्टनेस इज इन स्पेंडिंग मनी एलोकेटेड फॉर द सेम रीजन, बजट फॉर द सेम नीड टू बी इंक्रीज 3 to 5 times। एक ये पॉइंट तो लिखा था, या द गवर्नमेंट और शुड फिगर आउट हाउ सेंट्रल स्टेट्स विल इंक्रीज बजट फॉर हेल्थ सर्विसेज, ये भी देखे कि कैसे हेल्थ सर्विस के लिए बजट बनाया जा सकता है। एडवोकेसी भी मेंशन था, और इसी से आगे कंटिन्यूएट बनाया कि जो मनी है, जो फंड आ रहा है, उसको स्मार्टली एलोकेट किया जाए फॉर हेल्थ। तो ऐसे तो देखा जाए तो ये सभी आंसर करेक्ट हो गए। तो ये सभी पॉइंट्स क्योंकि आपके पैसेज में मेंशन थे, इसलिए ये सभी पॉइंट्स फॉलो कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दी पैसेज। तो आपने देखा कि पैसेज में हमें बार बार नहीं जाना पड़ा, और आप लोग भी मेरे साथ इसको जरूर आंसर कर रहे होंगे। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में अपना टाइम बचाते हुए इसको सॉल्व करना है मेरी तरह। आई होप इस सेशन में आपको काफी मजा आया होगा, और आपने पूरे 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स स्कोर किए होंगे। सो इसी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। टिल देन, थैंक यू एवरीवन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.